टीपीसी, ग्रुप डी और यूपीपी की जो मैं श्रृंखला लेकर के चल रहा हूं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दोस्त आप पहली बार देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिएगा और इसके साथ साथ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए, बिना कल थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से जहां तक मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अंदर उत्साह, संघर्ष की इच्छा और सहनशीलता। मतलब आपको जोश जुनून तो होना ही चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर सहनशीलता भी हो, थोड़ा उतावले नहीं होना है, थोड़ा इरिटेट नहीं हो जाना है किसी भी बात को लेकर के। इन सब चीजों से बचना है और उसके साथ साथ आपको मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हो गया था, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपके इसे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में पढ़ा है। ठीक है, हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जरा पढ़िए ध्यान से, फिर उसके बाद बताइए क्या है। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब आपको यह बताना है कि छात्रों की जो संख्या है क्लास में वो कितनी है। ठीक है, क्लास में कुल छात्रों की संख्या कितनी है यह हमको बताना है। अब आपसे कहा गया है, कथन निष्कर्ष है, आपसे बताया गया है कि श्री एक्स की रैंक कक्षा में ऊपर से 15वीं है। ठीक है, तो कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, ठीक है, ये आपसे जो है पूछा गया है। ठीक, ये आपसे क्या गया है, पूछा गया है। अब आपसे कह रहा है कि यहां पे जो एक्स की जो रैंक है वो 15 नंबर है ऊपर से। तो ये मान लो आपका ऐसे कीज लिया, ये 1 है तो ये ऊपर से कितना है 15 नंबर, किसका है, एक्स का। अब आपसे कह रहा है आप ये बताओ कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है और एक्स का जो है 15, ऊपर से 15 है। तो क्या आप एग्जैक्ट ये बता पाएंगे कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है। आगे देखते हैं। श्री एक्स की रैंक कक्षा में नीचे से 26वां है, तो आपको यह बताना है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो एक्स का इन दोनों से मिला करके क्या हम बता सकते हैं, जरा देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जरा मोबाइल में भी चला लेता हूं ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या है, किस तरीके से आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं है, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, आप लोग बताइए, इसका आंसर बताइए। हाँ, आवाज तो आ रही है। ठीक है, अब आपको बताना है तो कुल कितनी है, जरा ठीक है बताइए। कैसे बताओगे, जैसे भाई ये x का ऊपर से 15वां है, एक दूसरे वाले में कहा गया है कि जो x की रैंक है वो नीचे से 26वां है, नीचे से क्या है 26वां है। तो आप बताओ अगर नीचे से 26वां है, मान लो यहां से ये 26वां है और ऊपर से 15वां है, तो जो 26, 15 प्लस 26 और -1 क्यों, क्योंकि ये जो है ये 2 बार काउंट हुआ है। तो 15 और 26 कितना हुआ 41, और 41 माइनस 1 40। तो आप ये बताओ कि कुल छात्रों की जो संख्या हुई, कुल छात्रों की जो संख्या हुई वो 40 आई ना, आई कि नहीं आई। तो जब कुल दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर कुल छात्रों की जो संख्या आई वो 40 हुई, तो दोनों मिलकर पर्याप्त है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। दोनों मिलकर पर्याप्त है। ठीक है, यानी कि आपका अगर ऑप्शन देखा जाए तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला और दूसरा दोनों मिलकर पर्याप्त, हाँ यही ऑप्शन हो जाएगा। और 2 एलोन मतलब अकेला, तो अकेला नहीं हो सकता है, और C1 अकेला ये भी नहीं होगा, और ना तो या तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब पहला आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ इससे कहता तो नहीं आया भाई, ऊपर से 15वां है तो क्या इसका मतलब ये पता है कि नीचे से कितना है, नहीं पता। अगर नीचे से 26वां है तो क्या हमको ये पता है कि टोटल कितने, यानी कि अगर हम दोनों को मिला दिए तो हमको ये पता चल गया कि 40
ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला बोल रहा है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? एक मिनट, ये तो ये वही रिपीट हो गया। अगला अगला होगा यार, हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला अगला, वो तो सेम रिपीट आ गया था। इसमें क्या कह रहा है कि मनुष्य के खून का रंग क्या है? मनुष्य के खून का रंग जो है वो क्या है? तो मनुष्य के खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। लेकिन हमको बाय द ऑप्शन बताना है कि मनुष्य का जो रंग है वो कैसा होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो मनुष्य का रंग है वो हमको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आप आइए देखते हैं। नीले को गुलाबी कहते हैं, ये नीले को क्या कहते हैं? गुलाबी कहते हैं। और लाल को नारंगी कहते हैं, और नारंगी को पीला। बात बहुत ध्यान से समझिएगा, नारंगी को पीला कहते हैं और लाल को नारंगी कहते हैं। अगला है, तो आप बताओ क्या इससे पर्याप्त है कि नहीं है? भाई मनुष्य का रंग क्या होता है? लाल होता है। मनुष्य का रंग क्या होता है? लाल होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आए? लाल होता है। अब ये लाल को क्या बोला है? लाल को नारंगी बोला है। तो आप ये बताओ पहला आंसर इसका सफिशिएंट है कि नहीं है? है दोस्तों, पहला आंसर सफिशिएंट है। पहला आंसर दे सकते हो आप, क्योंकि लाल को नारंगी बोला जाता है। आपको पता है कि मनुष्य का रंग होता क्या है? लाल होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो नारंगी होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। सफेद को काला कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख दे रहे हैं। ठीक है, सफेद को काला कहते हैं और काले को हरा कहते हैं। काले को हरा कहते हैं, हरे को भूरा कहते हैं, हरे को भूरा कहते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है। और फिर कहा है भूरे को लाल कहते हैं। तो भूरे को लाल कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? दोस्तों ये बात समझ में आई होगी कि भूरे को लाल कहते हैं, लेकिन लाल को क्या कहते हैं यहां क्या पता है? लाल को क्या कहते हैं? यहां तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि यहां तो ये नहीं कि लाल को क्या कहते हैं। और जबकि पूछा गया है कि मनुष्य का रंग क्या होता है, तो मनुष्य का रंग जो होता है वो लाल ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू लाल को क्या कहते हैं, तो क्या इसमें से है? नहीं है। इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो सेकंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। तो आपको इन सब में से आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो आप बताइए, फर्स्ट एलोन इज सफिशिएंट व्हाइल सेकंड एलोन इज नॉट सफिशिएंट। यानी कि पहला प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल वाक्य फर्स्ट पर्याप्त है, सेकंड पर्याप्त नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन दोस्तों पहला ही होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज आपको बता दी है और कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शन ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा, और कोशिश करिए कि हाँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि इसके ऑप्शन तो दो ही दिख रहे हैं। एक मिनट, इसके अगले ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन बड़ा है, इसके ऑप्शन दो पेज में चले गए हैं। एक काम करते हैं, इसका पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम आंसर फिर पहुंचेंगे ऑप्शन पे। सारे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बड़े भी हैं, तो हमको बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना होगा ताकि गलती ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं। आपसे कहा गया है आप एक सरकारी कंपनी की ये परियोजना प्रमुख है एवं संविदा स्थल पर अच्छी संख्या में डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स की तात्कालिक जरूरत है।
मानव संसाधन विभाग ने आपको कार्यस्थल पर भर्ती करने के लिए अधिकृत किया है। बात समझ में आई? भर्ती विभाग इनके माध्यम से होना चाहिए है एवं आप अभ्यर्थियों की अधिक संख्या अनुमानित करते हैं। यानी कि जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि फॉर्म भरने वालों की संख्या जो है वो अधिक अनुमानित है, क्योंकि बेरोजगारी है। क्योंकि क्या है? बेरोजगारी है। तो ऐसा अनुमान किया गया कि हाँ, जो फॉर्म आएंगे वो नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज्यादा होंगे, ऐसा इसका अनुमान है। कार्यस्थल के, एक मिनट भैया, एक मिनट, तुमको रोकना पड़ेगा, आ जाओ। कार्यस्थल के अलावा आप निगमित कार्यालय में भी बैठते हैं। आप स्टाफ के चयन के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? आप स्टाफ के चयन के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, ये आपको बताया गया है। तो आपको पहले क्या करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आप एक सरकारी कंपनी के परियोजना प्रमुख हैं एवं संविदा स्थल पर अच्छी संख्या में डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स की तात्कालिक जरूरत है। मतलब जो कंपनी है, जो परियोजना है सरकारी, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इंजीनियर्स की जरूरत है। मानव संसाधन विभाग ने आपको कार्यस्थल पर भर्ती करने के लिए अधिकृत किया है। जो मानव संसाधन विकास जो पद जो रिक्त है उसमें फॉर्म, मतलब लोगों को भरेगा कि हाँ पद दिए जाएंगे। ठीक है। भर्ती वॉक इन के माध्यम से होना है, मतलब आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। कोई रिटन एग्जाम नहीं है, इसका कहने का मतलब है। बात समझ में आई? अगर हम क्वेश्चन को सही से समझ पाएंगे तो आंसर बिल्कुल सटीक और सही देंगे। क्वेश्चन बड़ा है, समझने में, पढ़ने में टाइम लगेगा, समझने में भी टाइम लगेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कम से कम समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप आंसर सटीक और सही देंगे, अन्यथा प्रॉब्लम कर लेंगे। अब क्या रहा है, कार्यस्थल के अलावा आप निगमित कार्यालय में भी बैठते हैं। मतलब आपको कार्यस्थल में जहां पे आपको कार्य दिया गया है उसके अलावा आप निगमित कार्यालय में भी बैठते हैं, जहां इसका कोई और ऑफिस भी है, जहां पे और सारे कार्यक्रम देखे जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। आप स्टाफ के चयन के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, यानी कि आप उस पद तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस स्टेप से बढ़ना पड़ेगा, ये किस किस से मिलना पड़ेगा, कौन कौन से हमारे अधिकारी होंगे जिनसे हम बात करेंगे, या हम पहले किससे मिलेंगे फिर किससे मिलेंगे। तो ये सारी प्रोसेसेस हमको इसमें बतानी है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या बोला है? पहला कहा है वॉक इन के लिए पद का विज्ञापन देंगे और किसी खास तारीख को वॉक इन इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को निगमित कार्यालय के पते पर बुलाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, हम इस ऑप्शन को पढ़ लिए। भाई विज्ञापन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हमें सारे ऑप्शन पढ़ना है, क्योंकि जब हम सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे तभी सही और सटीक आंसर दिया जा सकता है। एक ऑप्शन पढ़कर के कभी आंसर मत देना, भले ही वो सही हो या गलत हो। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वॉक इन के लिए पद विज्ञापन देंगे एवं उम्मीदवारों को कार्यस्थल के पते पर किसी खास तारीख को वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है कि उम्मीदवारों को निगमित कार्यालय के पते पर बुलाएंगे और खास तारीख को। कोई तो एग्जामिनेशन में कोई आपको गृह प्रवेश नहीं करना है जो खास मुहूर्त देखी जाए। ठीक है, मुहूर्त आपको नहीं देखना है, आपको एक डेट डिसाइड होती है जिसपे बुलाया जाता है, खास कोई डेट नहीं होती है। आपको एग्जाम देने के लिए ये शेड्यूल तय करता है, ये सिस्टम तय करता है कि आपको उस टाइम पे कोई डबल एग्जाम तो नहीं लगे हैं, क्योंकि वही अभ्यर्थी 1 से 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, 4 एग्जाम देते हैं, तो किसी का कोई ऐसा एग्जाम ना टकरा जाए ताकि किसी का कोई एग्जाम छूट जाए। ठीक है, तो जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम होते हैं कोशिश रहती है कि अलग अलग डेट में हो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे कोई खास डेट की बात की है तो ऐसा हम नहीं कहेंगे, इसलिए हम आगे भी बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है वॉक इन के लिए पद के वास्ते विज्ञापन देंगे
अभ्यर्थियों को किसी भी समय कहीं पर भी आमंत्रित करेंगे। तो भैया मेरे, ये तो हम तुरंत गलत कर देंगे, ये हम तुरंत कैंसिल कर देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो कह रहा है किसी भी समय कहीं पर भी आमंत्रित करेंगे। यार ये शेड्यूल है, ये सिस्टम है। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, ना कि आप कहीं मार्केट जा रहे हैं कहीं पे भी आमंत्रित कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। Consult the administration's department for the place of interview and advertise the post for walk-ins and ask the candidate to the send resume first by a specified date and time, and then arranging for a walk-in a date and time for the candidate in a particular schedule. प्रशासनिक विभाग से साक्षात्कार के स्थान के लिए बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा शेड्यूल तय किया जाएगा तो वो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ही, एडमिनिस्ट्रेशन कंसल्ट के डिपार्टमेंट के द्वारा ही तय किया जाएगा। ये हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात जो कही है वो एकदम सही कही है। स्थान के लिए सलाह मांगेंगे एवं वाक इनके पद का विज्ञापन देंगे। अभ्यर्थियों को एक निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर अपना जीवन सार प्रस्तुत करने को कहेंगे। तत्पश्चात विशिष्ट सूची बनाकर अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर बुलाएंगे। दोस्तों ये ऑप्शन जो डी है वो 100% है और ये आपको इंपॉर्टेंट भी है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, आजकल भी एग्जाम का जो शेड्यूल तय किया जाता है तो पहले जैसे मान लो आपका सेंटर किसी स्कूल में गया तो क्या आप डायरेक्ट उसी स्कूल में पहुंच जाते हैं? नहीं, आपका जब सेंटर तय, जो सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो देखता है कि ये स्कूल कैसा है, यहाँ पे कैसी व्यवस्था की गई है, जो छात्र छात्राएं आएंगे उनको कोई तकलीफ या हम वहां एग्जाम में कोई चीटिंग तो नहीं हो सकती है। ऐसा शेड्यूल निर्धारित करने पे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जब किया जाएगा तब जाकर के सेंटर निर्धारित होते हैं और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है, सॉरी एडमिट कार्ड आता है, तो आपको यह बताया जाता है कि उस स्कूल में आपको उस टाइम पे उस डेट को हमको पहुंचना है और उस स्थान पे पहुंचना है। दोस्तों तो ये यही बात कह रहा है कि प्रशासनिक विभाग से साक्षात्कार के स्थान के लिए सलाह मांगेंगे कि कहां कहां पे किस किस स्कूल में, किस किस विद्यालय में या किस जगह पे निर्धारित किया जाए, सलाह मांगेंगे एवं वॉक इन पद के विज्ञापन देंगे। जब ये निर्धारित हो जाएगा तो वॉक इन के लिए वो देंगे कि इंटरव्यू होना कहां पे है। इंटरव्यू कहीं पे भी तो नहीं ले सकते हैं, इंटरव्यू के लिए कोई ना कोई एक अच्छा शेड्यूल और अच्छा स्थान होना चाहिए जहां पे ले सके, ये होना चाहिए। एवं एक निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर अपना जीवन सार प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे, यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लेकर के आइए और आप उस जो क्या नाम है जिस पद के लिए हो, क्या उसके लिए आप एबल हो या नहीं हो, उन चीजों के बारे में प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे कि करोगे कैसे, जिस पद के लिए आप आए हो तो कैसे उसको करोगे, कर पाओगे भी कि नहीं कर पाओगे। और उसमें जो सबसे बेस्ट होता है या बेस्ट 1 2 3 के हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद विशेष सूची बनाएंगे। विशेष सूची का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा करेंगे, फिर समय पर बुलाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। आंसर नंबर डी था, जो मुझे समझाने के लिए उचित लगा वो मैंने बता दिया। आंसर आपका डी होगा, ये 100% है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, क्योंकि ये 2 पेज में चला गया है। बाकी आपको जो है आपको नहीं समझ में आएगा या कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई तुरंत कर दूंगा या जब भी देखूंगा तब जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह है, आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर डी है। आइए देखते हैं। यह कह रहा है मशीन है, खराद है, अंकगणित है, मतलब मशीन, लेथ और मैथमेटिक्स। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि मशीन, खराद और अंकगणित। तो आपको बताओ
ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कह रहा है कि ये दोनों सभी इस एक में है। ये कह रहा है कि एक में दोनों है लेकिन दोनों आपस में अलग अलग है। ये कह रहा है तीनों अलग है, जैसे मशीन अलग है, खराद अलग है, अंकगणित अलग है। तो ये जरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। ठीक है, जरा इसको करिए आप, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं। ठीक है, आप बताइए। चलिए देखिए, इसमें क्या है, मशीन खराद। तो जो खराद होती है, खराद की एक मशीन होती है। मशीन खराद यानी कि जो लकड़ी वाली मशीन होती है ना, तो खराद यानी कि उसको बनाने के लिए, तो जितनी भी खराद चीजें होती है वो उसकी मशीन होती है। ये ठीक है, लेकिन अंकगणित का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अंकगणित का जो फिगर होगा वो अलग बनेगा, और ये वाला फिगर आपको पहले में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आंसर नंबर ए हो जाएगा। और ये हम आपको ये भी बता देते हैं, बाय द ऑप्शन सारे बता दे रहे हैं, इसका मतलब तीनों अलग होने चाहिए। डी का मतलब तीनों तीनों अलग अलग होने चाहिए। तीनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे आपसे मैं इसका एग्जांपल बता दे रहा हूं, इसका भी बता दे रहा हूं। जैसे ये आपको ध्यान रखिएगा, ये मैंने कहा यूपी एमपी, यूपी एमपी, और इसके साथ साथ मैंने बोला कि भारत। मैंने क्या बोला? भारत। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो यूपी है और एमपी है वो दोनों और दोनों भारत के अंदर है। तो इसका एक सटीक आंसर यह बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? इसका एक सटीक आंसर यह बन जाएगा। अब इसका बता दे रहे हैं, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, चारों ऑप्शन का कर दे रहा हूं ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये वाला फिगर हमको किस पे अच्छा बैठेगा और क्या सही रहेगा, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पे आप बताओ, एक मैं कुछ आंसर क्वेश्चन करता हूं, आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि सब्जी, मैंने मान लो मेरे दिमाग में आ गया सब्जी। ठीक, अब एक में मैंने ले लिया आलू। ठीक है, और एक में मैंने ले लिया अदरक। एक में मैंने ले लिया अदरक। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से इस चीज को मैं बता रहा हूं और सोच के बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ठीक है, या मैं अदरक को थोड़ा हटा देता हूं, कुछ और ले लेता हूं। अदरक को हटा करके मैं कुछ और ले लेता हूं, आलू, बैगन, ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा ले लिया। तो आप बताओ, जैसे जो सब्जी है, आपको सब्जी कैसे बनाओगे? बताइए, आप सब्जी कैसे बनाओगे? सब्जी बनाने के लिए हमको, जैसे अब ये आलू हो गया, ये बैगन हो गया, तो ये हमारे पास ये पूरा सब्जी का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि सब्जी दोनों मिला कर बनेगी, तो दोनों को आपस में मिक्स करना। हमको जब सब्जी बनाना है तो अलग अलग थोड़ी ना रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से मैंने चारों ऑप्शन को आपको एक एक बारीक से विस्तृत रूप से समझा दिया हूं। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन ये है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट सेट दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेन डायग्राम, मतलब उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित वेन आरेख को दर्शाता है। ठीक है, वेन आरेख को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, आइए देखते हैं। मतलब ये चीज जो है आपको इसमें से बताना, ये जो चार ऑप्शन है इस पे ये फिगर हो गया, ये जो है ये फिगर है, ये फिगर है, और इस फिगर पे सबसे सटीक कौन बैठेगा ये बताना, ये वाला बैठेगा, ये वाला बैठेगा, सी बैठेगा या डी बैठेगा। मतलब ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से इस पे कौन सा सही बैठेगा इस पे हम लोगों को बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। माता पिता परिवार, माता पिता और परिवार का फिगर कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, एक एक चीज आपको समझा देते हैं पहले। जैसे मैंने एक ये बनाया, ठीक, ये आपका एक मान लो परिवार है, तो जो एक तरफ माता हो गई एक तरफ पिता हो गए, तो एक तरफ मैंने बैठा दिया पिताजी को, एक बैठा दिया माताजी को, और दोनों जो है वो एक परिवार के हिस्सा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। और ये जो है एक एक क्वेश्चन कैसे निकलेंगे ये मैं बताऊंगा आपको, और कोई जरूरी नहीं है कि ये आ जाए, लेकिन जो समझाऊंगा जो डिस्क्राइब करूंगा उनमें से जरूर आएगा, ये 100% है, इस टाइप का जरूर आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपको भाई माता पिता परिवार किससे बनता है आप बताओ, परिवार में माता पिता बच्चे यही तो होते हैं, दादा दादी होते हैं। तो जो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अगर रखें तो ये दोनों जो है परिवार के एक हिस्सा है। अगर मान लिया जाए कि ये वाली जो जगह बची है दोस्तों, इसमें आपके दादा दादी बच्चे मम्मी चाचा चाची ये सब भी आ सकते हैं, क्योंकि और भी जो लोग हैं वो भी परिवार के एक हिस्सा ही है, इसलिए ऐसा फिगर हम लोग बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मतलब फिगर आपका आंसर तो यही सही होगा, आंसर यही सही होगा। हम बिल्ली खिलौने और लड़की, मैंने बताया ना एक एक चीज मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो मैं इसको भी बता के चलता हूं कि इसका फिगर कैसे बनेगा। आइए देखते हैं। बिल्ली, मान लो मैंने इसको एक बिल्ली बना दिया, ठीक है, खिलौने बना दिया और लड़की बना दिया, ये लड़की हो गई। आपको ये बताओ भाई लड़की बिल्ली हो सकती है, हो सकती है? अगर हो सकती है, लड़की बिल्ली हो सकती है, तो आप इसको यहां बना दो। लेकिन आप क्या किसी भी लड़की से ये कहेंगे कि ये लड़की बिल्ली हो सकती है? नहीं भैया, मारे जाओगे। अगर लड़कियों को तुम बिल्ली बता दोगे तो मारे जाओगे कि नहीं जाओगे, डांटे जाओगे? बिल्कुल डांटे जाओगे भाई, क्योंकि हम लड़की को बिल्ली थोड़ी बना सकते हैं, यानी कि लड़की का बिल्ली से कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों हम इसीलिए इसको अलग बनाए थे, ये अलग हो गया। मान लो ये बिल्ली ये लड़की है। अच्छा खिलौने, खिलौने भी अलग होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों अलग अलग है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आपको क्या कह रहा है, डांसर टीचर काऊ, मतलब एक नृतक है, शिक्षक है और गायें हैं, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो डांसर है, यहां कॉमा लगेगा, डांसर है वो टीचर हो सकता है। भाई मैं टीचर हूं तो क्या डांसर नहीं हो सकता हूं? हो सकता हूं। तो इसका फिगर जो बनेगा, अब इसको इरेज कर दे ताकि हम आपको समझा सके बेहतर। जैसे ये डांसर हो गया, तो डांसर टीचर हो सकता है, लेकिन भैया मेरे डांसर टीचर का गाय से क्या रिलेशन है? तो फिगर ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आई? डांसर ये दोनों का तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन गाय का इससे क्या रिलेशन? गाय तो अलग होगी, तो यहां ये हो जाएगा, ठीक। अब आपका बचागा लास्ट, यहां कहा गया है संगीत, खेल और शिक्षित लोग। तो जो संगीत है, मान लो ये है, जो संगीतज्ञ हैं वो खेल या शिक्षित लोग, तो जो शिक्षित लोग हैं,
संगीत कोई गीत नहीं है, सॉरी, संगीत कोई खेल नहीं है, संगीत कोई गीत है। तो शिक्षित लोग संगीत हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें से अगर इसका पूछा जाए तो ये फिगर ऐसा बनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि शिक्षित लोग हो सकता है कुछ लोग खेल भी खेलते हो, कुछ लोग वो भी संगीत भी करते हो। बात समझ में आ रही? तो इसका फिगर ऐसा बनना चाहिए कि जो कुछ ये इतना पार्ट होगा वो हो सकता है शिक्षित, जैसे मैं शिक्षित हूं तो मैं संगीत भी गाता हूं और मैं खेल भी खेलता हूं, तो इतना पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका फिगर ये बनेगा। तो आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने चारों को एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया आपका, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया था। इसमें से देखो क्वेश्चन तो अच्छा बन गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कुछ लिखा नहीं गया है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लिखा नहीं गया है कि एस टी क्यू कहाँ है क्या नहीं है। तो इसको मैं अगली बार में एक्सप्लेन करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हम लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगले उसमें करवा दूंगा, क्योंकि ये लिखा ही नहीं है तो फिर मैं कैसे बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला है, ये ध्यान रखिएगा, अगला आपको कहा गया है नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्या क्रम को चयनित करें, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं 6, उसमें से सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद अरेंज करना है। और अरेंज दो भी तरीके से हो सकता है, मतलब आरोही भी में भी हो सकता है और अवरोही में भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है, जब आरोही में ना मिले तो अवरोही में करना उचित होगा, आरोही में भी और अवरोही में भी। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? तो जो हमारे दोस्त छात्र भाई बहन आपको इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं बता देता हूं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है वो एक क्रम में चलता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में। हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, जो मैच करता है उसी को हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमसे क्या कहा है, पहला है सही जानकारी, डिस्पैच, पोस्ट बॉक्स, पत्र, छांटना, डाक बांटना और भेजना। अब आपको क्या करना है कि हमें सबसे पहले क्या आएगा, अगर हमको यह पता चलेगा कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तो हमें वो देना है। अब यहां देखिए, हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे है आपका 5 4 5 5, तो इसका मतलब 3 जगह 5 है, एक जगह 4 है, तो हम 5 वाले को पहले देख लेते हैं कि 5 में है क्या। एक लेटर, ठीक है। तो ये, और चौथे पे क्या है, डाक बांटना। तो आप बताओ, पहले आप डाक बांटोगे या पहले पत्र वो होना चाहिए? भाई पत्र ही तो आपको बांटना है ना, तो हम पहले पत्र को लेंगे ना कि डाक को लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना तो एलिमिनेशन आप कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कर सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, आपका 4 तो गलत हो जाएगा। अब 5 के बाद आपको नहीं मिलाना है कुछ भी, 5 के बाद 3 आपको यहां तीनों में दिया है, तो आप बताओ कि 5 के बाद 3 सीधे सीधे चले जाओ, क्योंकि उसमें टाइम लगना ही नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे, पत्र बांटोगे, पहले क्या करोगे, पत्र बांटोगे, फिर पोस्ट बॉक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोस्ट बॉक्स होना चाहिए। मतलब आप क्या करोगे भाई, जो तुम्हारे पास लेटर है, जो आपके पास पत्र है, उसको आप पोस्ट बॉक्स में डालोगे, मतलब डाकघर में जाओगे तो पोस्ट बॉक्स होगे, वहां डालोगे। अब पोस्ट बॉक्स के बाद कहा है कि यहां पे और यहां पे एक एक है, यहां 6 है, तो हम सही जानकारी करेंगे। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा, हमको करना है कैसे है, एकदम सही और सही तरीके से करना है, ये ध्यान रखना है। तो हम पहले ये बताओ, सही जानकारी करेंगे
या 6 नंबर पे हम छांटना है? आप बताओ भाई, हम सही जानकारी करेंगे या छांटेंगे? जब हमको पोस्ट बॉक्स में मिलेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले छांटना है, पहले क्या करेंगे? छांटेंगे, उसके बाद सही जानकारी करेंगे कि वो कहां पे भेजना है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और आप भी बताइए कि इनमें से क्या हो सकता है, हम सही जानकारी करेंगे या छांटेंगे? आप भी बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप दिमाग लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, तभी आप सही बता पाएंगे, ताकि आप अपने आप को आंसर सही और सटीक तरीके से बता सकें। ठीक है, इसमें से आपको देखो, दो जगह पे 1 1 है, एक जगह 6 है, तो हमें छांटना, तो पहले हम सही जानकारी कर लेंगे कि उस पर लिखा सही है कि नहीं है, पत्र पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। इसका मतलब हम पहले सही जानकारी करेंगे, तो आपका आंसर डी भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास बचा ये और ये, यहां तक और यहां तक, ये सही है। अब यहां 2 आया, यहां पे 6 आया। अब आपको क्या करना है? सही जानकारी करने के बाद आप लिखा है यहां पे 2, यानी भेजना है, या 6 है छांटना है, तो आप क्या करेंगे? छांटेंगे। भाई सही जानकारी कर लिया तो छांट लेंगे, और छांटने के बाद में आप क्या करेंगे? भेजना है, और भेजोगे कहां पे? मतलब डाक बांटना है। ठीक है, फिर आप बांट दोगे, मतलब जिसके जिसके घर का होगा, जहां पे भी होगा, तो डाकिया जो है लेकर चला जाएगा, दे देगा। तो सबसे लास्ट में आपको तो यही देखना है, बांटना है, तो सबसे लास्ट में बांटना आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो यहां से भी आपको एलिमिनेट कर सकते थे, यहां पे 6 था, यहां पे 4 है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। लास्ट में हम बांटेंगे, बांटने के बाद में हम भेजेंगे नहीं, भेजने का पहले काम आएगा। जब हम किसी को जब दे देंगे, बांट देंगे, उसके घर देंगे, तो वो थोड़ी ना भेजने कोई और भेजेगा फिर, इसलिए आंसर नंबर 6 हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको चलते हैं। ठीक है, आप भी देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है, क्वेश्चन बड़ा है, बहुत ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लें, हिंदी वाले हिंदी पढ़ लें। ठीक है, जैसे कहा गया है, ये तो आपसे जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से जरूरत है। ड्यू टू द heavy rain in Bangalore, the normal live of the citizens are the parlous course of action. पहला क्या कह रहा है? गवर्नमेंट शुड टेक मेजर टू हेल्प पीपल्स एंड अवॉइड लाइफ एंड द प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शंस। दूसरा है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट इन ऑल द हॉस्पिटल्स ऑफ बंगलौर। मतलब आपसे ये कहा गया है, कार्रवाई कौन कौन सा? अच्छा, बंगलौर, ये आपसे कहा गया है, बंगलौर में भारी बारिश के कारण नागरिकों को सामान्य जीवन में अवरुद्ध हो जाता है। बंगलौर में भारी बारिश की वजह से सामान्य जीवन में अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि समस्याएं आ जाती हैं, परेशानियां हो जाती हैं, बाधा बनने लगती है जिंदगी को जीने में। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब से क्या कर रहा है? सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन और संपत्ति के विनाश से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन और संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। दूसरा, सरकार को बंगलौर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करना चाहिए। आपको इसमें से बताना है कि सही क्या होगा, क्योंकि हमें भाई अगर निःशुल्क उपचार करने के लिए दे दे तो वो तो सही है। भाई सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क उपचार करने के लिए कह दिया जाए या किया जाए, गवर्नमेंट करे, तो गरीबों का बहुत भला होगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन समस्या ये है, हमको अच्छा बुरा नहीं देखना, हमको ये देखना है, क्योंकि हमको पेपर क्रॉस करना है, तो हमें क्या देखना है कि कथन क्या कह रहा है, हमको इसके हिसाब से आंसर देना है। अपना आत्मन अपने अनुसार नहीं लगाना होगा। ये कह रहा है, बंगलौर में भारी बारिश के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन अवरुद्ध हो रहा है, यानी कि बंगलौर में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जीवन जीना कठिन हो रहा है। तो वहां पे उपचार करने के लिए नहीं करना है, क्योंकि वहां कोई बीमार नहीं है।
भारी बारिश की वजह से, यानी कि उसको कोई सुविधा दी जाए। सरकार को लोगों को मदद करने और जीवन संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। अस्पताल की कोई बात नहीं है, वहां स्वास्थ्य की कोई बात नहीं की गई है, हॉस्पिटल की कोई बात नहीं की गई है। इसलिए आपका पहला सही होगा, दूसरा सही नहीं होगा। ओनली फर्स्ट फॉलो कैल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? आपको यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है जिससे आप सही और सटीक आंसर पे पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना है तो आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ले लिए होंगे उम्मीद करता हूं। हम लोग आगे चलते हैं। अगला है 17 नंबर, यानी कि सॉरी 15 नंबर। अब आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, जरा पढ़िए। थोड़ा सा हम जल ग्रहण कर ले, फिर उसके बाद में आपको बताते हैं। तब तक आप पढ़ लीजिए। आपसे क्या कहा है, अब पढ़िए जरा, फिर आगे हम लोग, उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। दिए गए वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों से कौन सी कार्यवाही करना तार्किक रूप से अनुसरण करता है। वाक्य है, हमको ध्यान रखना है कि हमेशा मैंने बात किया है आपसे और बताया है कि इसी के अनुसार हमको आंसर देना होगा। तमिलनाडु में विनिर्माण कंपनियों को बिजली की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो तमिलनाडु के विनिर्माण क्या नाम है, कंपनियों को बिजली की कमी जो हो रही है, जिससे लोगों को, वहां के लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके, सरकार को बिजली की इस समस्या का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाना चाहिए। ये दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सही लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहां भी बात बिजली की गई है और समस्या की बात की गई है। तो भाई ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को कि हाँ बिजली की समस्या वहां पे ना हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिजली की समस्या ना हो, इस पे सरकार को कदम उठाना चाहिए, तो ये कहा भी गया है। आगे चलते हैं। बिजली की बचत है तो सरकार को विनिर्माण कंपनियों को बंद कर देना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉलो हो जाएगा। ओनली फर्स्ट फॉलो कैन, निष्कर्ष केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप ले लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना होगा कि आपसे कहा गया है 4 फिगर आर गिवन बिलो आउट ऑफ विच 3 आर सिमिलर इन सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट। मतलब इस जो एक फिगर यहां पे दिया गया है, इनमें से 3 जो है सेम है और एक जो है वो डिफरेंट मतलब है फिगर, तो उसी को हमको बताना है। आइए देखते हैं। नीचे 4 चित्र प्रदर्शित हैं, जिनमें से 3 परस्पर एक दूसरे से एक प्रकार की समानता रखते हैं, बाकी एक चित्र इन तीनों से अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र शेष 3 चित्रों से अलग प्रकृति दर्शाता है? तो दोस्तों आप ये बताओ, जैसे इसका मुंह जो है इस तरफ है, ये ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे दोनों सेम में जा रहे हैं, यहाँ पे भी एक ऐसे जा रहा है, सॉरी मतलब एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हैं, यहाँ पे भी एक दूसरे की ओर मुंह किए हैं। तो जो डिफरेंट है मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो भाई ये भी अपोजिट, अपोजिट है कि नहीं है? आप ध्यान रखिएगा, अपोजिट है कि नहीं है? है। ये भी है, ये भी है कि नहीं है? है, ये ध्यान रखना है। ये भी है और ये भी है, ये भी है। ठीक, तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा रहेगा। तो दोस्तों बी रहेगा, क्योंकि इसका सेम है, इसका सेम फिगर है, सेम फिगर है। तो जो आंसर आएगा वो बी आएगा। और उम्मीद भी करता हूं कि आपको समझ में आए। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आया होगा और स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको समझ में आया भी होगा, ये भी ऐसे उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिन्ह की के बाईं ओर के दो शब्द एक खास तरीके से जुड़े हैं, वही रिश्ता चिन्ह की दाईं ओर के शब्दों को दूसरी जोड़ी के लिए भी है, जिनमें से एक लापता है। विकल्पों में से लापता शब्द का पता लगाएं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ा सा फिगर जो मतलब लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा गलत है, हम बता दे रहे हैं आपको। यहां पानी का रेशियो के साथ दिया है फिल्टर, हम फिर से लिख दे रहे हैं। यहां से कहा है कि जो पानी है, पानी का जो रेशियो है वो फिल्टर के साथ में है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि पानी को फिल्टर किया जाता है। आप ऐसा सेंस लगा सकते हैं और यही सेंस सही भी होगा। आगे क्या है, ये रेशियो है और ये प्रपोर्शन, ये रेशियो ये प्रपोर्शन है। ये कहा गया है मूवी, और आपको ये बताना है कि यहां पे क्या आएगा। तो यहां पे दोस्तों क्या आएगा, अभिनेता आएगा, थिएटर आएगा, निर्देशक आएगा, सेंसर आएगा। तो आप बताओ फिल्टर क्या किया जाता है, पानी। तो मूवी चलती कहां है, थिएटर में चलती है। कहां चलती है, थिएटर में चलती है। अब ये नहीं कहा गया पानी होता किसमें है, फिल्टर में होता है, तो हम भी कह देते कि मूवी में अभिनेता होता है। लेकिन किया क्या जाता है, नेतृत्वकर्ता कौन है, आप लगाइए जरा इसमें, सोचिए, क्योंकि इन दोनों में से सेंसर निर्देशक तो नहीं होगा, इन दोनों में से ऑप्शन आप गलत कर सकते हैं। जरा एक बार सोचिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जरा देखिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर आप भी खुद लॉजिक लगाएंगे तभी आपको सही होगा। और ये सेंसर भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि हाँ ये नहीं हो सकता है, बस आपको सटीक लगाना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए, तो ये हम आपको सारे ऑप्शन कर देते हैं रॉन्ग। अब देखिए, आपको पानी क्या काम करता है, फिल्टर करने का काम, यानी सॉरी, फिल्टर क्या करता है, छानने का काम करता है, छानने का काम करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, छानने का काम करता है, छानने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। तो अभिनेता मूवी में छांटने का काम करता है, नहीं। थिएटर, थिएटर में मूवी लगती है, जैसे अभी मैंने कहा था, क्या फिल्टर में पानी होता है, नहीं, पानी को फिल्टर किया जाता है। मतलब जो जैसे मूवी बन गई तो उसको छांटने का काम कौन करता है भाई, उसमें मूवी बनाने में कम से कम 1 साल तक लग जाते हैं, 2-4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो सारा कार्यक्रम प्रोसेस कई घंटों का होता है, उसको 2.5 से 3 घंटे में बनाना होता है। तो आपको बताना काम कौन करता है, ये काम करता है दोस्तों, सेंसर करता है। कौन करता है, सेंसर करता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप देखो कि ऑप्शन ए है कि बी है। भाई ये भी तो ध्यान देखना है, ये छांटने का काम का क्या करता है, ये छांटने का काम करता है। किसका काम करता है, छांटने का काम करता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि अब काम करता है, तो आपको अब समझ में जरूर आया होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्या है, अगला है दोस्तों, आइए हम अगले पे चलते हैं। और आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, आइए इस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहां से क्वेश्चन एक न एक जो है पूछा जाता है। ठीक है, एक न एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आइए देखते हैं, जैसे मैंने आपसे एक बार सिखाया था कि 3a = 4b, 4b है। आप क्या करोगे, आप a/b कर लो, यहां पे a/b करेंगे तो जैसे ये यहां चला आया, तो ये जो है 3 जो है 4 के नीचे आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। 5b = 6c, तो b/c = 6/5 हो जाएगा।
बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका आंसर सही बन जाएगा। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है 7c इज इक्वल टू 8d, तो यहां पे c अपान डी करेंगे तो 8 अपान 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे रेशियो पूछा है ए रेशियो डी का, ए रेशियो डी का पूछा है। आपको यह ध्यान रखना है भैया कि ए का अगर देखा जाए यहां से तो ए का 4 है और बी का 3 है, यहां बी के 6 है, यहां सी का 5 है, तो यहां पहले हमको बी दोनों में अगर सेम मिल जाए, समझ रहे हैं, बी अगर सेम मिल जाए तो फिर हम सेम लगा सकते हैं। नहीं तो एक तरीका जो मैंने आपको बताया था वो तो एकदम सटीक है ही है, वो भी मैं बता दूंगा, मैंने 2 ऑप्शन को लेकर के बताऊंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना होगा। आइए देखते हैं, अब यहां दोस्तों C 8 है और यहां 5 है, तो इसको मैं कैसे करूं, कहां पे लगाऊं? तो अब तो C को अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 5 से करें, नहीं इसको 8 से करें, तभी तो ये 40 बनेगा, और जब ये 40 बनेगा तो ये भी 40 बनेगा, और ये 40 बनेगा तो यहां पे फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 35, यानी कि ये आएगा 35। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? हमने देखो पहले बी को नहीं इक्वल किया, बी को अगर कर लेता तो यहां सी वाला मैटर फंस जाता, तो हम पहले सी को करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने 8 से यहां किया तो भाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो 8 छाक 48, तो ये हो जाएगा 48। अब आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बी की वैल्यू आई है वो 48 आई है और सी की वैल्यू आई है 40 आई है, तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो यहां पे हम 35 लिख देंगे, फिर उसके बाद में हम 40 लिख देंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हो गई डी की, ये हो गई सी की। अब आई बात बी की, बी यहां 48 है, यहां पे बी कितना है 3 है, तो 3 है और यहां 48 है, तो हम इसको अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48 होगा कि नहीं होगा? बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे 48 था 48, तो यहाँ पे 48 लाने के लिए मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 16 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 64, तो यहाँ पे 48 और यहाँ पे भी 48 कॉमन आया कि नहीं आया? तो आप यहाँ पे बी वाले में यहाँ 48 लिख देंगे। अब आपके पास ए कितना आया 64, तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है ए और डी का, बहुत ध्यान से समझिएगा, ए और डी का पूछा गया है। तो भैया मेरे ए है 64 और डी है 34 तो 64 रेशियो 35, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर डी। ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों कि किस तरीके से आया, एक एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसका एक ऑप्शन जो मैंने बताया था कि हाँ रेशियो में करके कर सकते हैं, तो वो कम समय में हो जाएगा, लेकिन आपको जो पैटर्न फॉलो करना है जैसे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि टाइम तो इसमें भी नहीं लगेगा, अगर इसको हमें बताने में इतना समय लगा है, लेकिन अगर लगाना हो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, कम समय में हो जाएगा। तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि हमें अपान में पहले करना है, ए अपान में बी कर, ए अपान बी, बी अपान सी अपान डी, फिर ए को बी को सी को बराबर करना है। अगर हम यहाँ पे बी को पहले बराबर कर लेते तो फिर सी वाला फंस जाता, तो हमको हम लास्ट से चले कि हमको जब कम से कम में जो सटीक हमको मिल जाएगा हम वैसे अप्लाई करते चले गए। तो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चले, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 19। चलिए, इसमें क्या है, पी यस की मां के, पी इज एस मदर्स ओनली सन्स वाइफ, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? आइए देखते हैं। ठीक है, यही करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन जो है आगे इसके नेक्स्ट में कर देंगे ताकि लेक्चर बड़ा ना हो जाए। ठीक है, आइए देख लेते हैं ताकि दिक्कत आपको बिल्कुल ना पड़े।
ठीक। अब आपसे कहा गया है क्वेश्चन, पी यस की मां के इकलौते पुत्र की पत्नी है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि पी एस की मां के एस की मां के इकलौते पुत्र की पत्नी है। एक बात ध्यान रखना है कि पी को पत्नी बोला गया है तो इसका मतलब साइन तो इस पे निगेटिव आएगा। ठीक है, एक बात ध्यान देना है कि जहां से हमको कोई भी पॉइंट मिल जाए तो उसको ध्यान रखना है। तो पी जो है एस की मां के इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो ये पी निगेटिव मतलब माइनस यानी पत्नी है यानी कि फीमेल है, तो हम निगेटिव साइन कर देंगे। और एस की मां के, मान लो मैं एस यहां लिखता हूं, एस की मां, एस की मां के इकलौते पुत्र, एस की मां के इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो यहां पे हम नहीं रखेंगे, यहां नहीं रखेंगे, हमको यहां रखना पड़ेगा। बहुत ध्यान रखना है, यहां पे आप रखेंगे, यहां एस कर लो। ठीक है, एस की पी जो है एस की मां, एस की ये मां हो गई, एस की मां के, एस की मां के इकलौते पुत्र, तो इसका इकलौता पुत्र ये खुद ही हुआ, इसका इकलौता पुत्र ये खुद ही हुआ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इकलौता पुत्र हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, इकलौता पुत्र हुआ। बात समझ में आई। अब इकलौता पुत्र हुआ तो P किस रूप में S से संबंध है, तो P जो है S से किस रूप में संबंध है दोस्तों, तो S इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो भैया ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, पति पत्नी होंगे। और जब ये दोनों पति पत्नी होंगे तो आपको बताना है कि P किस रूप में S से संबंधित है, यानी कि पत्नी। इसमें तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, क्या हो सकता है, P एस की मां के, एस की मां के इकलौते पुत्र, एस के मां के इकलौते पुत्र की पत्नी है। P किस रूप में एस से संबंध रखती है, भाई इकलौता पुत्र की पत्नी तो यही आएगा। ये सिस्टर तो नहीं बन पाएगा ना। पी एस की मां, एक मिनट इंग्लिश देखते हैं। P इज एस मदर्स ओनली सन्स वाइफ, हाउ इज P रिलेटेड टू एस, P का संबंध एस से, अगर हम यहां से P का संबंध उसकी मां से पूछते तो वो बहू हो जाती, ये सही हो सकता था। जरा मैं देख लेता हूं एक बार कि इसका एग्जैक्ट क्या आएगा। यहां से यही ऑप्शन बन सकता था। एस की मां के इकलौते पुत्र, चलिए इसको एक मिनट हटाते हैं, कुछ और फिगर बनेगा यहां पे। आप लोग भी जरा देखिए इसको क्या करना है, हटाते हैं इसको, फिर से करने का प्रयास करता हूं, देखते हैं। P, ये मान लो P है, ये S है, जो P है S की मां, S की मां यहां हो गई, P S की मां, P जो है S की मां
कि इकलौते पुत्र, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो अब यहां पे एक सस्पेंस रखना है, गड़बड़ हो रहा है कि पीएस की मां के इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो ये इकलौता पुत्र हो सकता है, लेकिन मतलब उसकी एक लड़का है लेकिन लड़की भी हो सकती है, ऐसा भी सेंस हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई अगर पत्नी होता ऑप्शन में, यहाँ पे पत्नी अगर होता तब तो एग्जैक्ट सही था, जो मैंने फिगर पहले बनाया था वो एकदम सही था, लेकिन अब पत्नी यहाँ पे बन नहीं रहा है, पत्नी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है इसकी बेटी हो, इसकी एक ये बेटी हो, तो ये एक पुत्र इकलौता पुत्र हो जाएगा, और इकलौता पुत्र का पत्नी हो जाएगी पी। तो आपका रिलेशन पूछा है पी का एस से, किसका, पी किस रूप में, यस से संबंधित है, तो यस के रूप में किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये ननद या भाभी या साली रह सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सिस्टर इन लॉ में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो ऐसा है वो आपसे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पत्नी होता तो इकलौते पुत्र को हम समझ लेते कि इकलौता पुत्र ही है, लेकिन पुत्रों में भाई माँ के पुत्र भी इकलौता हो सकता है, लेकिन बेटियां भी तो हो सकती हैं, तब भी जैसे मान लो ये मेरी माँ है, ठीक है, मैं कहता हूं कि मतलब क्वेश्चन में कहा गया मैं इकलौता पुत्र हूं, मैं पुत्र में इकलौता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये मैं इकलौता पुत्र हूं, लेकिन मेरी मतलब दो बहन भी हैं, दो सिस्टर भी हैं, तो मैं पुत्र तो अकेला ही हूं ना, इसलिए इकलौता हो जाएगा। यहां पे ये सेंस लग रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, मैं पुत्र अकेला हूं लेकिन बहनें तो हैं हमारे पास, लेकिन इनके टोटल कितने बच्चे हैं, अगर माँ के बच्चे की बात किया जाएगा तब तो आपसे 3 हो जाएंगे ना, तब कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। पुत्र की बात किया जाएगा तो इकलौता हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये सेंस लगता था, अगर पत्नी होता ऑप्शन तो हम पहले उसी को टिक करते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और आप बने रहिएगा, और अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए इसके लिए धन्यवाद, और मैं ऐसे ही अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा, और हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन, अब ये जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं ये खत्म होने के बाद फिर मैं पीवाईक्यू स्टार्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीपी में आए हुए हैं, तो उन सब चीजों का मिक्सचर लेकर चलूंगा जो आप अच्छा बेहतर कर सके। ठीक है, और जो लोग बीपीएससी के हैं उनके लिए भी फायदा होगा, क्योंकि मैं 2-4 क्वेश्चन बीपीएससी का भी ऐड करूंगा। ठीक है, तो अभी तक यहीं तक, आगे बाकी हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।